हीट यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। हीट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर की कोई डेफिनेशन? हाँ, बुकिश डेफिनेशन है, किताबी लैंग्वेज में टेम्परेचर को कहते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। लेकिन एक्चुअलिटी में तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, अरे हॉटनेस और कोल्डनेस ही प्रॉपर डिफाइन नहीं है भाई। एक आपको मैं 3 ग्लास में पानी दूँ, 3 ग्लासें दूँ, एक में नॉर्मल नल का पानी होगा डायरेक्ट आया, एक में घड़े का पानी होगा और एक में फ्रिज का पानी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो घड़े का पानी है वो नल के पानी के कंपैरिजन में गर्म है या ठंडा, तो आप कहेंगे ठंडा है। और फिर मैं कहूँ कि वही पानी फ्रिज के पानी के कंपैरिजन में गर्म है या ठंडा, तो आप कहेंगे गर्म है। तो आप घड़े के पानी को कभी ठंडा बोलते हैं, कभी गर्म बोलते हैं। तो आप खुद ये सोचे कि हॉटनेस और कोल्डनेस तो खुद ही प्रॉपर डिफाइन नहीं, ओनली कंपैरिजन है। तो सही बात तो ये, वी कैन नॉट डिफाइन द प्रॉपरली टेम्परेचर, कोई परिभाषा नहीं है। अब जैसे मास की क्या परिभाषा होगी, टाइम की क्या परिभाषा होगी? हाँ, बुकिश लैंग्वेज है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। उसके बाद बात आती है हीट फ्लो का अमाउंट। द फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम को भी रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी इक्विलिब्रियम पे हैं, बी और सी इक्विलिब्रियम पे हैं, तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम पर होंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफ़र को भी रिप्रेजेंट करता है कि हीट का ट्रांसफ़र हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर उसके मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे गैसेस सिचुएशन में अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें किसी मॉलिक्यूल की, तो दैट इज़ 3/2 kT, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल की, टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। हाँ, हम लोग टेम्परेचर को एक लिमिट तक कम कर सकते हैं, और वो लिमिट होती है 0 केल्विन। 0 केल्विन या -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 केल्विन एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं इसको। एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर पर दुनिया में किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल का मोशन सीज हो जाता है। दुनिया में किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अगर आप एब्सोलूट ज़ीरो यानी कि -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो तो मोशन सीज हो जाता है, और मॉलिक्यूल का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ज़ीरो हो जाती हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर। इससे कम टेम्परेचर नहीं करा जा सकता। हाँ, लेकिन टेम्परेचर को अगर बढ़ाने की लिमिट की बात करें तो अप टू एनी एक्सटेंट, आप किसी भी एक्सटेंट तक टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो। अभी तक हमने लैब में 10⁸ केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाया है, 10⁸ केल्विन। और अगर लोवेस्ट पॉसिबल की बात करें तो दैट इज़ 10⁻⁻8 केल्विन। यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग, इतने टेम्परेचर तक हम लोग पहुँचे हैं। एक्सटेंट तक बढ़ा सकते हैं, किसी भी एक्सटेंट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम करने की एक लिमिट होती है। उसके बाद जिस ब्रांच, फिज़िक्स की ब्रांच में हम बहुत लो टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं क्रायोजेनिक्स, जिसमें हम वेरी लो टेम्परेचर की बात करेंगे, बहुत कम टेम्परेचर की बात करेंगे। और जिस ब्रांच में हम बहुत हाई टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, उसे हम बहुत हाई टेम्परेचर के बारे में बात करें तो पायरोमेट्री कहा जाता है। पायरोमेट्री, सन का टेम्परेचर नापते हैं हम पायरोमीटर से, जिस थर्मोमीटर से नापा जाता है उसको कहते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर एक्चुअली में बहुत हाई टेम्परेचर नापने की डिवाइस है। सन का टेम्परेचर पायरोमीटर से नापते हैं।
अब मेन बात आती है कि कौन सी टेम्परेचर स्केल हम यूज़ करेंगे। तो इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में 3 जनरल टेम्परेचर स्केल होती है। एक होती है सेंटीग्रेड या सेल्सियस, एक केल्विन और एक फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल को हम थर्मोडायनामिक्स स्केल कहते हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादातर यूज़ केल्विन स्केल का ही होगा। एक बात आप याद रखिए, अगर किसी भी फॉर्मूले में सिंगल टी दिया है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT, या एमिसिविटी रेडिएशन में फॉर्मूला सिग्मा T⁴ स्टीफन्स लॉ, कहीं अगर सिंगल टी दिया है, डेल्टा टी नहीं दिया है, सिंगल टी दिया है, तो आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना होगा अगर सिंगल टी है। हाँ, अगर डेल्टा टी है, जैसे Q = ms डेल्टा टी कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला है, इसमें आप डेल्टा टी है तो आप चाहे सेंटीग्रेड में रख दो, आप चाहे केल्विन में रख दो, दोनों में बात एकदम सेम होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिंगल टी है तो याद रखिएगा, आपको टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में ही रखनी होगी, कंपलसरी है। अब इन स्केल्स में आपस में रिलेशन होता है। अगर सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दिया हो, आप इसमें 273.16 या फिर 273 मान लें। अगर आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है तो आप 273 ऐड कर दीजिए तो केल्विन में आ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन = टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। ऐसे फ़ारेनहाइट स्केल की भी यूनिट होती है। फ़ारेनहाइट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीग्रेड में। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32/9, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड/5। 10th में हमने फार्मूला पढ़ा था ये, F -32/9 इज इक्वल टू C/5। तो ये वही फार्मूला है। हाँ, अगर बात कहीं किसी में आपसे कहें डेल्टा टी कि सेंटीग्रेड स्केल में देख रहे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस 20 आया, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूला होता है। डेल्टा टी इन सेंटीग्रेड/100, डेल्टा टी इन सेंटीग्रेड/100 इज इक्वल टू डेल्टा टी इन केल्विन/100 इज इक्वल टू डेल्टा टी इन फ़ारेनहाइट/180। डेल्टा टी इन सेंटीग्रेड/100 इज इक्वल टू डेल्टा टी इन केल्विन/100 इज इक्वल टू डेल्टा टी इन फ़ारेनहाइट/180। अब कुछ थर्मोमीटर्स हैं, उनके बारे में और उनकी रेंज आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर बेस होता है थर्मल एक्सपेंशन की क्वालिटी पर, कि कौन सा लिक्विड कितना एक्सपेंड कर सकता है। तो लिक्विड थर्मोमीटर में 2 चीज़ें भरी जा सकती हैं, या तो मरकरी या तो अल्कोहल। साहब, जब मरकरी भरते हैं तो टेम्परेचर की रेंज होती है -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 से 350। और मरकरी की जगह अगर हम अल्कोहल डाल दें तो रेंज, लोअर रेंज बढ़ जाती है, -80 टू 350। अगर आप मरकरी रखेंगे तो लोअर रेंज -50, और अगर आप अल्कोहल डाल देंगे तो लोअर रेंज -80। और ऐसा इसलिए होता है, देखिए, क्योंकि लिक्विड थर्मोमीटर में मरकरी अदर लिक्विड की ज़्यादा प्रेफर करी जाती है, क्योंकि मरकरी का एक्सपेंशन लार्ज है और यूनिफॉर्म है, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़िया है, हाई है, और स्पेसिफिक हीट लो है, इसलिए मरकरी को यूज़ करते हैं। मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन लार्ज है, यूनिफॉर्म है, थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़िया है, ज़्यादा है, और लेकिन स्पेसिफिक हीट लो होती है। मरकरी की जगह आप अल्कोहल और बेटर होता है, क्योंकि अल्कोहल का थर्मल एक्सपेंशन और भी ज़्यादा बढ़िया है। तो आप मरकरी की जगह अल्कोहल भर दीजिए तो लोअर रेंज को वो बढ़ा देता है, -50 की जगह -80 कर देता है। दूसरे टाइप का थर्मोमीटर होता है गैस थर्मोमीटर। ये डिपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो गैस थर्मोमीटर में 3 गैसेस हम भर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन, या तो नाइट्रोजन, या तो हीलियम। सर, जब हाइड्रोजन भरते हैं तो रेंज होती है -200 टू 500, -200 से 500। जब नाइट्रोजन भरते हैं तो 200 से -200 से 1600, हायर रेंज बढ़ जाती है, -200 से 1600। जब हाइड्रोजन थी तो ये रेंज 500 तक थी, और जब नाइट्रोजन भर दिया तो ये रेंज 1600 हो गई।
तो इसमें एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि तो हाइड्रोजन में ये रेंज क्यों ऊपर नहीं जाती? क्योंकि रीज़न है, अगर हाइड्रोजन का टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर दिया जाए तो हाइड्रोजन जो है फ्रैक्शनेट, टूटने लगती है, एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने लगती है, थर्मोमीटर ठीक से काम नहीं करता। इस वजह से अगर 500 के ऊपर टेम्परेचर नापना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर नापना है, तो आपको यूज़ करना चाहिए हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन। हाँ, अगर मान लीजिए लोअर रेंज आप बढ़ाना चाहते हैं, लोअर रेंज -200 तक तो आप मेज़र कर सकते हो, और आप बढ़ाना चाहते हो तो नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की जगह आप यूज़ करो हीलियम। क्योंकि नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन, ये -200 के बाद लिक्विफाई हो जाती है। -200 के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, थर्मोमीटर बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर लोअर रेंज -200 से भी नीचे जाके नापना है तो आपको हीलियम यूज़ करनी चाहिए। ये -268 तक एकदम बढ़िया रहती है, बढ़िया काम करती है। उसके बाद एक थर्मोमीटर आता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ये -200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट तक नापता है, -200 से 1200 तक। प्लेटिनम रेजिस्टेंस में प्लेटिनम इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी बढ़िया होता है, वो आराम से मेल्ट नहीं होता, इसलिए प्लेटिनम यूज़ करते हैं। फिर एक आता है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। थर्मो ईएमएफ के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। किस ईएमएफ इज इक्वल टू AT² प्लस BT²। ईएमएफ इज इक्वल टू AT टेम्परेचर है, AT² प्लस BT², जहाँ A और B कांस्टेंट है। तो E इज इक्वल टू AT² AT प्लस BT², A एंड B आर कांस्टेंट। रेंज -200 से 1600। थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमीटर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, फटाफट बदलता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। उसके बाद घर के जो थर्मोमीटर्स होते हैं, आपने घरों में थर्मोमीटर देखे होंगे, उसमें अंदर मरकरी भरा रहता है, लिक्विड थर्मोमीटर होते हैं ये। उसमें आपने देखा होगा नीचे जो मरकरी जहाँ भरा रहता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का नहीं होता, सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सिलेंडर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया कम होता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी वो टेम्परेचर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए सिलिंड्रिकल शेप होती है, सिलिंड्रिकल शेप बनाई जाती है ताकि वो हीट को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद एक फार्मूला होता है, आप इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हो। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कोई भी थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी x माइनस x0 अपॉन x 100 माइनस x0 ऊपर इंटू 100। x वैल्यू है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, माइनस x0 वैल्यू है 0 पे, x 100 वैल्यू है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, माइनस x0 0 पे, ऊपर इंटू 100। x की जगह मान लीजिए प्रेशर दिया या लेंथ दिया कि इतने T डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ इतनी है, तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100। कोई भी आप देखें रेजिस्टेंस दिया हो तो RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। T टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है ये, तो आप निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू। उसके बाद एक्सपेंशन, किसी भी सब्सटेंस का, जैसे मेटल है जनरल, हम टेम्परेचर बढ़ाएं, हीट दें, तो दुनिया में 3 प्रकार के सब्सटेंस इस हिसाब से आपको मिलेंगे। एक सब्सटेंस होता है जिसको आप हीट दो एक्सपेंड कर जाता है, जैसे जितने मेटल हैं, पानी है, लिक्विड है, वाटर हो गया, आप इसको हीट अप करोगे तो इसमें एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंड होंगे ये। दूसरे सब्सटेंस होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जैसे रबर हो गई, पॉलीथीन हो गई, आप गर्म करो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और तीसरे टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम गर्म करते हैं तो वो जल जाते हैं, लकड़ी, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, ये सब्सटेंस जो हैं इनको आप हीट अप करो तो ये जल जाएंगे। तो 3 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, जो एक्सपेंड करें, दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट करें, तीसरे जो जल जाए। हमको सिर्फ उन सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है जो एक्सपेंशन होता है, जो एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं। एक एक्सपेंशन होता है लीनियर एक्सपेंशन, हिंदी में कहते हैं रेखीय प्रसार।
लेंथ में एक्सपेंशन होता है, दूसरा होता है एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन, हिंदी में कहते हैं आयतनिक प्रसार। तो अगर जैसे किसी रॉड है, कोई कॉर्ड है, उसकी लेंथ होती है, आप गर्म करो, रॉड मेटल की रॉड है, मेटल की कॉर्ड है, तो वो एक्सपेंड हो जाएगी। तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर इसका एरिया होता, कोई प्लेट होती, उसको हम हीटअप करते हैं, तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करें तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, अगर वॉल्यूम हो तो। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ही बीटा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन होता है, यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ही गामा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है, यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड। डेफिनेशन क्या होती है, चाहे अल्फ़ा की डेफिनेशन निकाल लो चाहे बीटा की, एक ही पैटर्न की होती है। अल्फ़ा की डेफिनेशन जैसे बता रहा हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू आता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। यानी कि अगर यूनिट लेंथ की रॉड हो, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, और उसके टेम्परेचर में यूनिट चेंज किया जाए, मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज किया गया है, तो जो उसकी लेंथ में चेंज होता है दैट इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यूनिट लेंथ की रॉड हो और उसके टेम्परेचर में भी चेंज यूनिट किया जाए, तो जो उसकी लेंथ में चेंज आता है दैट इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वैसे बीटा की डेफिनेशन, यूनिट एरिया की प्लेट हो और उसके टेम्परेचर में यूनिट चेंज किया जाए, तो जो एरिया में चेंज आता है दैट इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसी तरीके से गामा की डेफिनेशन, यूनिट वॉल्यूम का डब्बा हो और 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करें, तो जो चेंज उसके वॉल्यूम में आता है दैट इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। अल्फा बीटा गामा की रेशियो 1:2:3 होता है फॉर द सेम मेटल। फॉर द सेम मेटल ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आयरन की रॉड है तो आयरन की प्लेट हो और आयरन का ही डब्बा हो, एल्युमिनियम की रॉड हो तो एल्युमिनियम की प्लेट हो, एल्युमिनियम का ही बॉक्स हो, तो अल्फ़ा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3 होता है। उसके बाद एक टर्म आती है बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको भगवानिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। भगवान मदद करता है, ऊपर वाला मदद करता है, जो पावर है। तो अगर कहीं कोई टर्म लिखा है ए एक्स टू द पावर एन, ए प्लस एक्स टू द पावर होल पावर एन, ए प्लस एक्स की होल पावर एन, और मान लो ए की वैल्यू बहुत कम है एक्स के कंपैरिजन में, ए की वैल्यू बहुत कम है एक्स के कंपैरिजन में, तो भगवान मदद करेंगे, जो ऊपर पावर एन लिखी है वो उसकी हेल्प करने आएगी। तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो जो ऊपर पावर एन है वो हेल्प करने आएगी, तो हो जाएगा भाई ए की वैल्यू बहुत कम है ना, तो एक्स प्लस जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी मदद होगी, एन ए। फिर से बोल रहा हूँ, एक्स प्लस ए की होल पावर एन लिखा है और ए बहुत छोटा है एक्स के कंपैरिजन में, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स प्लस एन ए। एन जो पावर है वो मदद करने नीचे आएगी। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन या अपनी लैंग्वेज में भगवानिकल एक्सपेंशन कहते हैं। भगवान जी ने दुनिया में सबके बारे में सोचा, जो पानी में जो रहती मछली वगैरह, पानी के जीव होते हैं, पानी की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में सोचा। कई बार बहुत ठंडी जगह पे अंटार्कटिका वगैरह चले जाओ, वहाँ टेम्परेचर नेगेटिव होता है, तो वहाँ पर पानी अगर पूरा जम जाएगा तो ये मछलियाँ वगैरह मर जाएंगी। तो भगवान ने क्या सोचा है कि पानी निचली लेयर कभी जमती नहीं है, निचली लेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 4। यहाँ पानी का एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ें जो हों, आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर घटाओ तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन वाटर का टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। अगर 0 से 4 तक टेम्परेचर बढ़ाओ तो वाटर का वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी बढ़ेगी। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है और डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर है 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। हाँ, उसके ऊपर वाटर एकदम नॉर्मल बिहेव करेगा, 4 to 100 टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। लेकिन 0 to 4 तक वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वॉल्यूम जो है मिनिमम होता है और डेंसिटी मैक्सिमम होती है।
वाटर का ये बिहेवियर साइंटिफिक रूप से कहा जाता है कि वाटर इस टेम्परेचर पर H2O होल ट्वाइस, H2O होल थ्राइस और H2O तीनों मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, जिनकी डेंसिटी आपस में अलग अलग होती है। इस वजह से ऐसा बिहेवियर वाटर अपना शो करता है 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूँ। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, और डी टी डेंसिटी डी टी इज इक्वल टू डी नॉट अपॉन वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। डी टी इज इक्वल टू डी नॉट अपॉन वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी टी इज इक्वल टू डी नॉट ब्रैकेट वन माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, वन माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी टी इज इक्वल टू डी नॉट ब्रैकेट वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी की होल पावर माइनस वन। नीचे जो वन अपॉन वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी लिखा है, इस पूरे को आप ऊपर भी ला सकते हो। आप एक्सपेंशन को जैसे प्लेट में होल दिया है या 2 होल दिए हैं, रेडियस बढ़ेगी घटेगी, इसको सिर्फ एक तरीके से समझो, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन की तरह, बस कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन मतलब एक छोटी फ़ोटो को बड़ी फ़ोटो में कन्वर्ट करना है, छोटी फ़ोटो को बड़ी फ़ोटो में कन्वर्ट करना है। आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लो, बढ़ा लो, भाई सब चीज़ें बढ़ेंगी। आप चश्मा लगाओ, चश्मा में बढ़ेगा, आँख आपकी बड़ी हो जाएगी, नाक आपकी बड़ी हो जाएगी, मुंह आपका बड़ा हो जाएगा। तो उसी तरीके से सोचना, तो पूरा कंपेयर कर लेना फोटोग्राफिक एक्सपेंशन की तरीके से। उसके बाद सिंपल पेंडुलम, मेटल का पेंडुलम होता है घड़ी में, घड़ी टक 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 करती है। अगर मौसम बदल जाए तो टेम्परेचर बदल जाए तो पेंडुलम की लेंथ बदल जाएगी। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। एल अगर मेटल का है, रॉड जो मेटल की है, तो एल बदलेगा उसका। तो कितना चेंज आता है, फॉर्मूला निकालते हैं, डराइव करते हैं। डेल्टा टी टाइम पीरियड में जो चेंज आता है, डेल्टा टी अपॉन टी, टी मतलब ओरिजिनल, इज इक्वल टू हाफ एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, हाफ एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा टी अपॉन टी, टी जो भी टाइम पीरियड हो, जितने में आपको निकालना हो, एक दिन में निकालना है तो आप 86,400 सेकेंड रख दीजिए, एक घंटे में निकालना है तो 3600 सेकेंड रख दीजिए, एक मिनट में निकालना है 60 सेकेंड रख दीजिए टी की जगह पर। तो डेल्टा टी समझ में आ जाएगा कि कितना आपको घड़ी टाइम पीरियड में चेंज होगा। हाँ याद रखिए, अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है, टाइम पीरियड एक्सटेंड हो रहा है तो घड़ी स्लो होगी, और टाइम पीरियड अगर कम हो रहा है तो घड़ी फास्ट होगी। टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो घड़ी स्लो होगी, और टाइम पीरियड घट रहा है तो घड़ी फास्ट होगी। फिर से फॉर्मूला बोल दे रहा हूँ, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, वेयर डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर चेंज। उसके बाद एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बायंसी का। कहते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो बायंसी फोर्स कम हो जाता है। याद रखिएगा, सीधे याद ही कर लीजिए इस चीज़ को, टेम्परेचर बढ़ाने पर बायंसी फोर्स कम हो जाता है, उत्प्लावन बल कम हो जाता है। कोई रिलेशन नहीं, लेकिन आपके दिमाग में याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। टेम्परेचर इंक्रीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बायंसी फोर्स। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बायंसी फोर्स कम हो जाएगा। तो अगर आप पहले किसी बॉडी का मास नाप रहे हो, वेट नाप रहे हो, तो कुछ W1 आया, टेम्परेचर बढ़ा दो तो वेट 100% बायंसी फोर्स कम हो जाएगा, और बायंसी अगर कम हो गया तो वेट बढ़ जाएगा। तो W2 ग्रेटर देन W1 होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो बायंसी फोर्स डिक्रीज़ होता है, बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन याद रखिएगा। उसके बाद सर बाई मेटेलिक स्ट्रिप, 2 मेटल से एक स्ट्रिप बनी है, 2 मेटल मिला के एक स्ट्रिप बनाते हैं, और स्ट्रिप टूटेगी नहीं, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। अगर आप स्ट्रिप को गर्म कर दो तो वो कर्व्ड शेप ले लेती है। कैसी शेप ले लेती है? कर्व्ड, सर्कुलर शेप ले लेती है। और इन 2 मेटल में से जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, जिसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, वो आउटर मोस्ट पर होगी, कॉन्वेक्स साइड पर होगी। जिसका एक्सपेंशन ज़्यादा वो कॉन्वेक्स साइड पर होता है, और जिसका एक्सपेंशन कम वो कॉन्केव साइड पर होता है। जिसका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है वो कॉन्वेक्स साइड पर होता है, और जिसका एक्सपेंशन कम होता है वो कॉन्केव साइड पे, यानी कि बाहर की साइड पर वो मेटल होगा जिसका अल्फा ज़्यादा होगा, और अंदर की साइड पे वो मेटल होगा जिसका अल्फा कम होगा। अगर पूछें जो कर्व्ड शेप आ गई मेटल स्ट्रिप की, उसकी रेडियस क्या होगी,
तो रेडियस होती है डी, टी मतलब थिकनेस मेटल स्ट्रिप की, डी अपॉन α1 डिफरेंस α2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, α1 पहले मेटल का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, α2 दूसरे मेटल का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो जो रेडियस आती है R इज इक्वल टू डी अपॉन α1 डिफरेंस α2 इंटू डेल्टा टी आती है। उसके बाद एक टर्म आता है एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अगर हम किसी लिक्विड को किसी वेसल में गर्म करें, वेसल भी एक्सपेंड हो रहा है, लिक्विड भी एक्सपेंड हो रहा है, तो क्या आप लिक्विड के लेवल को देख के बता पाओगे कि किस में कितना एक्सपेंशन है? नहीं बताया जा सकता, क्योंकि डब्बा भी एक्सपेंड हुआ, लिक्विड भी एक्सपेंड हुआ। तो वहाँ पर हम एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिफाइन करते हैं। तो गामा एपरेंट होता है गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल। फिर से गामा एपरेंट इज इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल। दिस इज नोन एज एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए। देखिए, जिसका अल्फा ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाने में उसमें एक्सपेंशन भी ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर घटाने में उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। जिन लोग को गुस्सा जल्दी आता है उनका गुस्सा जल्दी शांत भी होता है। तो जो लोग जल्दी ज़्यादा एक्सपेंड होंगे उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेटल की एक प्लेट है, मान लीजिए उसमें कोई होल है, एल्युमिनियम की प्लेट है, उसमें होल है, और उसमें हम कॉपर की बॉल रख दें। कॉपर की बॉल की रेडियस पहले ज़्यादा है, तो क्या वो होल को क्रॉस करेगी? नहीं। अब आपसे कई बार पूछते हैं कि बताओ इस सिस्टम को गर्म किया जाए या ठंडा किया जाए कि बॉल क्रॉस हो जाए। तो बॉल क्रॉस तब होगी जब दोनों की रेडियस बराबर हो जाए। तो अब इसमें सोचने वाली बात है, मान लीजिए एल्युमिनियम का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बॉल के कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन से ज़्यादा हो, तो अगर इस सिस्टम को हम गर्म कर देंगे तो गर्म करने पे देखिए बॉल कभी नहीं क्रॉस होगी, क्योंकि होल भी एक्सपेंड होगा। प्लेट का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बॉल के एक्सपेंशन से ज़्यादा है। प्लेट भी एक्सपेंड होगी, बॉल भी एक्सपेंड होगी, और अगर प्लेट का एक्सपेंशन ज़्यादा है तो प्लेट का होल ज़्यादा एक्सपेंड होगा, बॉल कम एक्सपेंड हो पाएगी, तो क्रॉस हो जाएगी। लेकिन अगर इस सिस्टम को ठंडा कर दें तो प्लेट का होल छोटा हो जाएगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और बॉल उतनी छोटी नहीं होगी, क्योंकि प्लेट का अल्फ़ा ज़्यादा है, तो बॉल क्रॉस नहीं हो पाएगी। इसी का उल्टा होता, मान लीजिए प्लेट का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम होता और बॉल का ज़्यादा होता, तो अगर हम एक्सपेंड कराते तो बॉल पहले से बड़ी है और बड़ी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाते तो क्या क्रॉस कर पाएगी? नहीं। लेकिन अगर ठंडा कर दें तो बॉल ज़्यादा छोटी हो जाएगी ना प्लेट के होल के कंपैरिजन में, तो क्रॉस हो सकती है, क्योंकि बॉल का अल्फ़ा ज़्यादा है। तो आप ये देख के डिसाइड करोगे कि टेम्परेचर को बढ़ाना है या टेम्परेचर को घटाना है। तो मेरे हिसाब से तो इतना आप याद रखो, अगर प्लेट का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा हो बॉडी से, प्लेट का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा हो तो गर्म कर दो, और प्लेट का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम हो तो ठंडा कर दो। ये एक रिजल्ट याद कर लो, प्लेट का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा हो तो गर्म कर दो, और प्लेट का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम हो तो ठंडा कर दो। बस ये रिजल्ट दिमाग में रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं दो रॉड है, उनके बीच का जो लेंथ का डिफरेंस है, भाई एक मान लो 5 मीटर, एक 6 मीटर, तो लेंथ का अंतर है 1 मीटर, 1 मीटर। कहते दो रॉड है, उनके बीच का जो लेंथ का अंतर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि लेंथ का जो अंतर है वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब L1 α1 इज इक्वल टू L2 α2। L1 पहले की लेंथ, α1 पहले का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, L2 दूसरी रॉड की लेंथ, α2 दूसरे का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो L1 α1 इज इक्वल टू L2 α2 होगा, तो ऐसा पॉसिबल है। इसी में प्लेट में गए, प्लेट का एरिया का अंतर सेम है, तो A1 β1 इज इक्वल टू A2 बीटा होगा, A2 β2 होगा, तब पॉसिबल होगा। A1 β1 इज इक्वल टू A2 β2। या दो डब्बे के, दो डब्बे दे दें और कह दें इनके वॉल्यूम का अंतर सेम है, तो V1 γ1 इज इक्वल टू V2 γ2। जो अंतर है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो डिफरेंस वही रहने वाला है, तो V1 γ1 बराबर V2 γ2। इसमें एक पॉइंट और कह सकते हैं, एक डब्बे में एक लिक्विड भर दें
डब्बे में मान लो 2 लीटर का डब्बा है और 1.5 लीटर हम लिक्विड भर दें, 1.5 लीटर लिक्विड भर दें, तो कितना डब्बा खाली रहेगा? हाफ लीटर खाली रहेगा ना, क्योंकि डब्बा 2 लीटर का है, इसमें 1.5 लीटर भरे हैं, तो 1.5 लीटर खाली रहेगा। आपसे कभी कभी कहते हैं कि जो खाली है, खाली जगह का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो खाली जगह का वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि डब्बे के वॉल्यूम और लिक्विड के वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो ये कब होगा? जब V1 गामा 1 इज इक्वल टू V2 गामा 2 होगा। ये कंडीशन है कि वॉल्यूम का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो फिर से एक बार समराइज, लेंथ का डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, एरिया का डिफरेंस कांस्टेंट रहे A1 बीटा 1 इज इक्वल टू A2 बीटा 2, और अगर वॉल्यूम का डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो V1 गामा 1 इज इक्वल टू V2 गामा 2। दिस इज एक्सपेंशन। बात करते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में 2 चीज़ें आती हैं। एक सिंपल चीज़ है कैलोरीमेट्री की कुछ डेफिनेशन, किसी बॉडी को अगर हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T यूज़ करते हैं। Q हीट गिवन है, M बॉडी का मास है, S स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T टेम्परेचर का डिफरेंस है। S स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है किसी यूनिट मास की बॉडी यानी 1 kg की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, उसको हम उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। अगर सब्सटेंस बदल दोगे तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बदल जाएगी। डिफरेंट नेचर का सब्सटेंस, डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। हाँ, कई बार होता है कि हम हीट देते हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलता, लेकिन स्टेट चेंज होती है, अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की हाइट हो, उसको हम गर्म करें तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी। तो जो भी हीट दी जाती है वो स्टेट चेंज में खर्च होती है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। Q इज इक्वल टू ML। तो डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी इज नोन एज लेटेंट हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी इज नोन एज लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। अगर आइस की बात करें, मेल्टिंग में आइस को 80 कैलोरी पर ग्राम हीट देनी पड़ती है मेल्ट कराने के लिए, और अगर फ्रीज करना है, जमाना है उसको, तो 80 कैलोरी पर ग्राम हीट उससे निकालनी पड़ती है। ऐसे अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट करना है तो 540 कैलोरी पर ग्राम हीट देनी पड़ती है, और अगर 100 की स्टीम 100 के वाटर में कन्वर्ट होती है तो 540 कैलोरी पर ग्राम हीट उससे निकालनी पड़ती है। 540 कैलोरी पर ग्राम हीट उससे निकालनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस को अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे मेल्टिंग कहते हैं, वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रिज में रखना। ऐसे ही वाटर को वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो वेपराइजेशन कहते हैं, और वेपर स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे इसको कंडेंसेशन कहते हैं, हिंदी में संघनन कहते हैं। स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, या CGS यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट की यूनिट होती है केजी पर जूल पर केजी या फिर कैलोरी पर ग्राम। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है या 4.18 जूल होता है। अब अगर हमको मान लीजिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को कन्वर्ट करना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में, तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगी। एक स्टेप ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। -20 की आइस पहले कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T लगेगा। स्पेसिफिक हीट आइस की ली जाएगी क्योंकि बर्फ़ की स्टेट है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। फिर 0 की आइस कन्वर्ट होगी 0 के वाटर में, Q इज इक्वल टू ML लगेगा। फिर 0 का वाटर कन्वर्ट होगा 100 के वाटर में, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T लगेगा। फिर 100 का वाटर कन्वर्ट होगा 100 की स्टीम में, तो Q इज इक्वल टू ML लगेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ होगी।
और फिर 100 की स्टीम कन्वर्ट होगी 120 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में, तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T लगेगा। स्पेसिफिक हीट स्टीम की यूज़ होगी। अब स्पेसिफिक हीट कई बार कहते हैं कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो स्पेसिफिक हीट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज तक कांस्टेंट रहती है, उसके बाद वेरी भी कर सकती है। जैसे वाटर की बात करें, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 के ऊपर चले जाएं तो स्टीम आ जाती है, तो उस सिचुएशन में 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। या 0 से नीचे चले आए तो आइस आ जाती है, उसमें बदल जाती है, 0.8 के लगभग हो जाती है। वैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी है या स्टीम की स्पेसिफिक हीट कितनी है। बस ये याद रखिए, ये वेरिएबल भी पॉसिबल है, स्पेसिफिक हीट वेरी भी कर सकती है। 1 कैलोरी हीट की डेफिनेशन होती है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर जो हम बढ़ाते हैं तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज 1 कैलोरी। जो प्रोसेस मेल्टिंग है या वेपराइजेशन है, स्टेट चेंज प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं। अरे भाई हीट चेंज ही नहीं हो रही है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। 0 की आइस 0 के वाटर में कन्वर्ट हुई तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल कहलाते हैं। और आइसोथर्मल प्रोसेस यानी स्टेट चेंज प्रोसेस की अगर कभी स्पेसिफिक हीट पूछें तो वो होती है इनफाइनाइट। तो स्पेसिफिक हीट फॉर द स्टेट चेंज प्रोसेस इज इनफाइनाइट। स्पेसिफिक हीट स्टेट चेंज प्रोसेस की इनफाइनाइट होती है। 2 स्फीयर अगर मान लीजिए सेम मटेरियल है, सेम रेडियस है, एक हॉलो एक सॉलिड, तो भैया एक का मास कम होगा एक का मास ज़्यादा होगा। आपसे कहते हैं बताओ एक्सपेंशन किस में ज़्यादा होगा, तो एक्सपेंशन के लिए याद रखिए डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा T। डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा T। डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V ओरिजिनल वॉल्यूम गामा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इनटू डेल्टा T। अब इससे आपको देखना होगा, कई बार कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज सेम है, तो यार अगर टेम्परेचर चेंज सेम है और इनिशियल वॉल्यूम भी सेम है तो एक्सपेंशन दोनों में सेम होगा, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर टेम्परेचर चेंज सेम है। हाँ अगर मान लो कहते हैं कि हीट सेम दी गई, यार अगर हीट सेम देंगे तो अगर कहीं मान लीजिए कि हीट सेम दी गई तो हीट अगर सेम दी जाएगी तो फिर आपको देखना पड़ेगा टेम्परेचर चेंज किस में ज़्यादा होगा। वो आप कैसे देखेंगे, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T से। तो यहाँ से आप देखेंगे हीट सेम है तो डेल्टा T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा मास, डेल्टा T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा मास। जिसका मास कम होगा उसका टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होगा। तो हॉलो स्फीयर का मास कम है तो उसका टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होगा, और अगर उसका टेम्परेचर चेंज ज़्यादा है तो उसमें एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा। तो फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ, अगर टेम्परेचर चेंज सेम है तो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो दोनों का एक्सपेंशन सेम होगा, क्योंकि डेल्टा V इज इक्वल टू V इनिशियल वॉल्यूम गामा इंटू डेल्टा T होता है। और अगर हीट सेम दी गई है तो हॉलो स्फीयर में टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होगा और उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा आएगा। इसी टाइप से एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, Q 0 होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कई बार पूछते हैं स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, और अगर Q 0 होगा तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T होता है। तो Q 0 तो S भी 0। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0 होती है। उसी टाइप से आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अगर हम टेम्परेचर और हीट का ग्राफ खींचते हैं तो पहले टेम्परेचर अगर सॉलिड बॉडी है तो किस किस तरीके से होता है, पहले तिरछी लाइन आती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है हीट देने पर, फिर पैरेलल लाइन आती है टेम्परेचर वाले एक्सेस के कांस्टेंट रख के,
फिर तिरछी लाइन आती है, फिर पैरेलल लाइन आती है, क्योंकि एक प्रोसेस होगा मेल्टिंग जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, एक प्रोसेस होगा वेपराइजेशन जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट है।